तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बात की किस चीज़ की कि सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम बात कर रहे हैं कि सोर्सेज क्या हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेजर सोर्सेज टू हैं, एनिमल एंड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, एनिमल जब लिविंग हालत में होते हैं तो उनसे हम प्रोटीन हासिल करते हैं, फैट एंड ऑयल हासिल करते हैं। प्रोटीन हमें किस चीज़ के अंदर मिल जाती है? एग्स के अंदर, मटन के अंदर, चिकन के अंदर, बीफ के अंदर, फिश के अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो और फैट की हम बात करते हैं तो फैट हमें मिल्क, बटर, चीज वगैरह के अंदर मिल जाता है, जो कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, एनिमल से हासिल करते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं प्लांट्स की तरफ। तो प्लांट्स के अंदर क्या चीज आ जाते हैं? लिविंग प्लांट्स आ जाते हैं और डेड प्लांट्स आ जाते हैं। तो लिविंग प्लांट्स से हम हासिल करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, ऑयल। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज कौन से हैं? वीट, मेज, पोटैटो, बार्ले, राइस। ये आपके पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। प्रोटीन की बात करते हैं तो पल्सेस एंड बीन, ये मेजर सोर्सेज हैं प्रोटीन के। दालें और फलीदार जो फसलें होती हैं, मटर वगैरह, लोबिया वगैरह, इस तरह की। विटामिन की बात करते हैं तो एप्पल, ऑरेंज, बनाना और बाकी जो फ्रूट होते हैं उनके अंदर विटामिन पाए जाते हैं, तो हम उनसे हासिल कर सकते हैं। ऑयल की हमने बात की, पाम ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ओलिविया ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल, पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, डिफरेंट किस्म के ऑयल हमें हासिल हो सकते हैं किस चीज से? प्लांट से। ये तो थे आपके पास लिविंग प्लांट्स। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं आपके पास क्या है कि डेड प्लांट्स की हम बात करते हैं कि डेड प्लांट्स से हम क्या चीज हासिल कर सकते हैं। तो डेड प्लांट्स से मेजर जो हमारे पास तीन चीजें हासिल होती हैं वो कोल, पेट्रोलियम और गैस। ये तीन हमारे पास मेजर सोर्सेज हैं जिनसे हम क्या चीज हासिल कर सकते हैं? मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। इनको हम बड़े तफसील से बात करेंगे, कोल क्या चीज है, पेट्रोलियम क्या चीज है और कोल गैस क्या चीज है। ओके जी, आई ट्राई की आवाज क्लियर है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं हम कोल की। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि कोल है क्या चीज। कोल इज अ ब्लैकिश complex mixture of compound of carbon, hydrogen and oxygen. It also contains small amount of nitrogen and sulfur compound. जनरली जो हम बात कर रहे हैं, आपके पास जो कोल होता है उसके अंदर बहुत से हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। कार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन होगी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी उनके अंदर मौजूद हो सकती है, क्योंकि ये मिक्सचर है तो मिक्सचर के अंदर बहुत से एलिमेंट हो सकते हैं। तो इसके अंदर नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस वगैरह के कंपाउंड भी मौजूद हो सकते हैं। तो ये है कोल की डेफिनेशन। ब्लैकिश कलर होता है, या आप कह सकते हैं कि ग्रीनिश ब्लैकिश कलर भी हो सकता है, रेड ब्लैकिश कलर भी हो सकता है। और इसके अंदर किस चीज के कंपाउंड पाए जाते हैं? कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, सल्फर के, फास्फोरस के भी पाए जा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज है कि कार्बनाइजेशन क्या है। कार्बनाइजेशन है कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू, सॉरी, कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल। लकड़ी का कोयले में चेंज हो जाना, उसको हम कहते हैं कार्बनाइजेशन। लेकिन आपको ये भी पता है कि जो कार्बन लकड़ी है उसको हम जलाते हैं तो भी वो कोयले के अंदर चेंज हो जाती है, तो वो कार्बनाइजेशन प्रोसेस नहीं है। कार्बनाइजेशन प्रोसेस में क्या हुआ था कि आपके पास जो प्लांट्स वगैरह थे वो जमीन के नीचे दफन हो गए थे। हम बहुत सी जगहों पे पढ़ते हैं कि जमीन के अंदर क्या हुआ था कि जमीन उलट गई थी, या मुख्तलिफ किस्म के हम कह सकते हैं कि अजाब वगैरह नाजिल हुए थे। तो इस तरह का मसला हुआ था कि जेर जमीन बहुत सी चीजें आ गई। बाद दफा दरियाओं की मूवमेंट चेंज हो गई, जिसकी वजह से वो बहुत से प्लांट्स वगैरह जो थे वो जमीन के नीचे दफन हो गए थे। वो चीजें जब प्लांट्स जमीन के नीचे दफन हो गए थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई हुआ, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था। ऑक्सीजन तो वहां पे थी नहीं क्योंकि दफन हो गए थे, तो वहां पे तो ऑक्सीजन थी नहीं। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, प्लांट्स गेट कन्वर्टेड इनटू कोल। तो प्लांट जो थे वो कोल के अंदर चेंज हो गए, कोयले के अंदर चेंज हो गए थे। सो कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कार्बनाइजेशन प्रोसेस। ये वेरी स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह भी इसके ऊपर काम करते रहते हैं, उनको डिकम्पोज करते रहे। बहुत ज़्यादा इसने टाइम लिया, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। तो उसके नतीजे में तकरीबन तकरीबन 500 मिलियन ईयर लगे प्लांट को कोल के अंदर कन्वर्ट होने में। सो दिस प्रोसेस नोन एज कार्बनाइजेशन। मैं यहाँ से रीडिंग कर लेता हूँ। कोल was formed by the decomposition of dead plants buried under the earth crust millions of years ago.
आज से लाखों साल पहले क्या हुआ था कि बहुत से प्लांट्स वगैरह जमीन के नीचे दफन हो गए थे और उनकी डिकम्पोजिशन हुई। डिकम्पोजिशन मीन उनकी तोड़ फोड़ हुई इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पर डेफिनेशन है, कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, लकड़ी का कोयले में चेंज हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। कार्बनाइजेशन प्रोसेस होता क्या है? इट इज वेरी स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एटलीस्ट 500 मिलियन ऑफ ईयर। मतलब ये कि कोल बनने के लिए कम से कम 500 मिलियन ईयर्स लगे। टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, प्रेशर बहुत ज्यादा था, इन द एब्सेंस ऑफ एयर वुड की डिकम्पोजिशन हुई तो आपके पास कोल बन गया। ठीक है जी, जो कि आज के हम पहाड़ों से जमीन के नीचे से निकाल रहे हैं। A wood contain about 40% of carbon, so depending upon the depending upon the extent of carbonization process, the types of 4 types of coal are found. मतलब कि जो आपके पास आम वुड होती है उसके अंदर 40% कार्बन होता है और बाकी भी इसके अंदर कोल बन गया। तो हमने कोल की 4 टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिया कि हमारे पास कोल की 4 टाइप्स हैं। तो यहाँ पे जो चीज आ गई कि आपके पास कोल की कितनी टाइप्स हैं, तो कोल की आपके पास 4 टाइप्स हैं। उनके अंदर कार्बन की अमाउंट डिफरेंट होती है, किसी के अंदर कार्बन 60% है, किसी के अंदर 70%, किसी के अंदर 80% और किसी के अंदर 90%। ठीक है जी, तो ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई है। ये एक टाइप है जिसको हम पीट कहते हैं, एक लिग्नाइट है, एक ब्यूटामिनस है और एक आपके पास क्या है? एंथ्रासाइट है। ठीक है जी, तो प्रेशर आप देख रहे हैं कि जो आपके पास पीट है इसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं था, जो लिग्नाइट है उसका प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, जो ब्यूटामिनस उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है और जो आपके पास एंथ्रासाइट होता है उसके ऊपर प्रेशर बहुत ही ज्यादा आपके पास पड़ गया था। ठीक है, तो ये आपको जो ब्लैक कलर नजर आ रहा है इसकी ये बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कोल, ये आपके पास जो है ये क्या है? लिग्नाइट है। ये जो आपको ब्लैक कलर नजर आ रहा है इसको, ये जो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपके पास क्या चीज है? कोल है। यहाँ पे ये वाला जो आपके पास ब्लैक कलर आ रहा है ये क्या चीज है? कोल है। और यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा ग्रेश कलर मिलेगा, तो ये भी आपके पास क्या चीज है? कोल है। तो ये आपके पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं। जो आपके पास पीट था उसके ऊपर कम प्रेशर लगा, लिग्नाइट के ऊपर प्रेशर ज्यादा लगा, ब्यूटामिनस पे उस पे भी ज्यादा और सबसे ज्यादा जो था वो एंथ्रासाइट के ऊपर लगा। और ये 4 टाइप्स हैं कोल की। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद टाइप्स ऑफ कोल को हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब पीट के बारे में। तो पीट आपके पास कोल की वो टाइप है जिसके अंदर 60% कार्बन पाया जाता है और ये सबसे इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल है। और कहाँ पे यूज होता है? किलिन के अंदर, भट्टियों वगैरह के अंदर यूज होता है। इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल कौन सा? आपके पास पीट है, इसके अंदर 60% तक कार्बन होती है। एक और बात आपको यहाँ पे बताते चलूं कि जो आपके पास कार्बन की अमाउंट जितनी कम होगी तो वो उतना इंफीरियर क्वालिटी का होगा, अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं होगा। तो वो कोल जिसके अंदर कार्बन कंटेंट की तादाद ज्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं? गुड क्वालिटी या सुपीरियर क्वालिटी का कोल। तो पीट के अंदर 60% कार्बन पाई जाती है तो इसको हम कहते हैं इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल। और कहाँ पे इसका यूज है? किलिन के अंदर, भट्टियों के अंदर इसका यूज है। दूसरी जो टाइप है वो हमारे पास है लिग्नाइट। लिग्नाइट के अंदर कितने परसेंट कार्बन होता है? 70% कार्बन होता है। इसको हम सॉफ्ट कोल कहते हैं। इट इज यूज इन द थर्मल पावर स्टेशन। ये कहाँ पे यूज होता है? थर्मल पावर स्टेशन के अंदर यूज होता है, जहां पे हीट के जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उनका हम कहते हैं थर्मल पावर स्टेशन। सॉरी। तो थर्मल पावर स्टेशन के अंदर कौन सी चीज यूज होती है? लिग्नाइट, जिसके अंदर 70% कार्बन होती है। जो थर्ड हमारे पास टाइप है वो है ब्यूटामिनस की। ब्यूटामिनस के अंदर 80% कार्बन होती है और ये कहाँ पे यूज होता है? हाउस होल्ड कोल के अंदर यूज होता है। घरों के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म का कोयला यूज करते हैं। आजकल तो खैर मॉडर्न दौर आ गया तो कम ही यूज होता है, लेकिन पहले के दौर में बहुत ज्यादा यूज होता था घरों के अंदर कोल। इवन कि उस इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो कपड़े वगैरह प्रेस करने के लिए हमारे पास जो आयरन होती थी उसके अंदर भी हम कोल यूज करते थे। कोल के जरिए उसको हम हीट अप करते थे, फिर कपड़े वगैरह प्रेस होते थे। इसके अलावा गर्मियों के अंदर भट्टियां वगैरह जो होती हैं घरों के अंदर, अंगीठियां हम जलाते थे। तो वो आजकल भी हो रहे हैं ये प्रोसेस, लेकिन कम हो गया थोड़ा, आजकल हीटर वगैरह ने उसकी जगह ले लिया, बट घरों के अंदर स्टिल यूज होता है। इसके अलावा जो पहले थे तलवारें वगैरह बनाने के लिए या लोहे का सामान वगैरह बनाने के लिए जो थे,
आपके पास लोहार वगैरह वो भी यूज करते थे कोयले को, और स्टिल यूज करते हैं मुख्तलिफ किस्म के औजार बनाने के लिए। तो जनरली वी कैन से कि ये हाउस होल्ड एक्टिविटीज के अंदर यूज होता है। ठीक है जी। उसके बाद जो लास्ट टाइप है आपके पास वो है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट के अंदर 90% कार्बन पाई जाती है। ये सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल है। आपको बताया अभी कुछ देर पहले कि जितनी ज्यादा परसेंटेज कार्बन की होगी वो उतना अच्छी क्वालिटी का कोल होगा। तो 90% एंथ्रासाइट के अंदर पाया जाता है, इसका हम कहते हैं सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल। और ये कहाँ पे यूज होता है? इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है, क्योंकि वहां पे हम अच्छी क्वालिटी का कोल यूज करते हैं। तो इसका यूज कहाँ पे? मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज के अंदर है, मेटलर्जी प्रोसेस के अंदर इसका यूज है, मतलब मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के अंदर इसका यूज है। इसके अलावा बहुत से मतलब है कि कंपाउंड, बहुत से आपके पास केमिकल या बहुत सी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें वहाँ पे हीट करना पड़ता है, और हम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर अच्छी से अच्छी क्वालिटी का कोल यूज करें ताकि कॉन्टामिनेशन कम से कम हो। तो ये वहाँ पे यूज होता है। ठीक है जी। ये तो थे कोल के जर्नल यूज कि कोल को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं कि कोल जो है हम डायरेक्टली कोल को यूज भी करते हैं, लेकिन जो आपके पास कोल है इसके अंदर भी बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। तो अब हम कोल को यूज करने की बजाय अगर उसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग कर लें तो वो हमारे लिए और ज्यादा बेहतर होगा। तो कोल को जब हम हीट करते हैं तो उसके हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, तो वहां से क्या होगा कि कोल से हम बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कहा कि कोल को हम हीट करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या चीज है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ये है कि जब हम कोल को हीट करना स्टार्ट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो इसके अंदर मुख्तलिफ कंपाउंड पाए जाते हैं। हर कंपाउंड का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट है। जब हमने उसको हीट किया, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इसके जब हम हीट करेंगे तो हम जीरो से इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। एक आपके पास कंपाउंड है जिसका इसके अंदर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम हीट करते जाएंगे तो जैसे ही 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रीच करेगा, तो वहां पे क्या होगा कि वो कंपाउंड जिसका बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड है वो वहां से वेपर बन के उड़ जाएगा। उसको हम वहां से अलग करके दोबारा कंडेंस कर लेते हैं। फिर हम टेम्परेचर 20 डिग्री वाला तो उसमें से अलग हो गया। फिर हम उसको क्या करेंगे? फिर मजीद टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। 20 से टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते आपके पास कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 पे उस कोल के अंदर, क्योंकि हमने कहा कोल जो है वो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, मतलब उसके अंदर बहुत से कंपाउंड है। एक कंपाउंड आपके पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे पैदा हो गया, फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे दूसरा कंपाउंड भी वहां से अलग हो जाएगा, दूसरा कंपाउंड अलग होगा। फिर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, 40 पे हो सकता है तीसरा अलग हो जाए। इस तरह जब हम हीटिंग करते हैं कोल को तो एट एवरी टेम्परेचर हमारे पास कोई ना कोई फ्रैक्शन, कोई ना कंपाउंड हमारे पास अलग हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो है वो होती है सॉलिड पे अप्लाई। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम सॉलिड पे अप्लाई करते हैं। और जो एक और टर्म यूज होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है वो हम लिक्विड पे अप्लाई करते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन सॉलिड पे अप्लाई करते हैं, और जो आपके पास होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो हम लिक्विड पे अप्लाई करते हैं। कोल क्योंकि हमारे पास सॉलिड स्टेट में होता है, दैट्स व्हाई इसके ऊपर हम क्या करते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन अप्लाई करते हैं। Coal has become the major source of organic compound because of destructive distillation. The strong heating of coal, ये definition है destructive distillation की। The strong heating of coal in the absence of air is called destructive distillation. यानी कोल को हीट करना in the absence of air, तो उसको हम कहते हैं destructive distillation. As we know that the coal contains elements like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur. So destructive distillation of coal provides a large number of organic compound along with a few inorganic compound. तो ये सारी वैसी कहानियां लिखी हुई हैं। मेन अगर हम बात करते हैं कोल को हम हीट करते हैं तो हमारे पास 4 किस्म के कंपाउंड हासिल हो सकते हैं। 4 किस्म के डिफरेंट फ्रैक्शन हासिल होती हैं। सबसे पहले जो हमें चीज हासिल होती है वो हमें हासिल होती है कोल गैस। मतलब आपके पास गैस जो होती है उसका उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जैसे हम कोल को हीट करते हैं सबसे पहले जो आपके पास कंपोनेंट अलहदा होता है वो होता है कोल गैस। क्या चीज हासिल होती है? कोल गैस। अब कोल गैस आपके पास क्या चीज है?
ये भी आपके पास मिक्सचर है बहुत सी गैसेस का, जिसके अंदर मेन कौन सी है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब ये कि जब हमने कोल को हीट किया तो सबसे पहले आपके पास कोल गैस अलहदा हुई। कोल गैस इटसेल्फ क्या है, मिक्सचर है कौन कौन सी गैसेस का, ज्यादातर हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड इसके अंदर पाई जाती है। अब इट प्रोड्यूस हीट व्हेन द बर्न इन द एयर। लाजमी बात है कोल गैस को जब हम जलाते हैं तो उसके नतीजे में क्या चीज प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, और उसी हीट को हम यूज करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। तो इसका यूज कहाँ पे है कोल गैस का, इट इज यूज इन द फ्यूल इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है, एज ए फ्यूल हम कोल गैस को यूज करते हैं। इसके अलावा ये इनर्ट आर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इन द वेरियस मेटलर्जिकल प्रोसेस। मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या होता है कि हमारे पास जो मेटल होती है, आप जैसे मैं कहता हूँ कि आयरन जो है, तो आयरन आपके पास ये नहीं कि आपने जैसे ही पहाड़ों से निकाला तो आपके पास आयरन प्योर फॉर्म में मौजूद था, नो, ये ओर की शक्ल में था, पत्थरों की शक्ल में था। फिर हमने उसके ऊपर मेटलर्जिकल प्रोसेस किए और वो जो आपके पास आयरन था उसको हमने अलहदा किया उस पत्थर से। तो मेटल को ओर से अलहदा करना, इसको हम कहते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम एनी ओर इज कॉल्ड मेटलर्जिकल प्रोसेस। अब उसके अंदर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर हमने क्रिएट करना होता है, मतलब ये कि उसमें से हमने बहुत ज्यादा कंपाउंड निकालने होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ ना कि आयरन ऑक्साइड है, तो आयरन ऑक्साइड होता है Fe2O3 की फॉर्म में, तो वहां से ऑक्सीजन को निकालने के लिए हम कोल गैस को यूज करते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर, ताकि कोई और चीज उनको डिस्टर्ब ना कर सके। तो इस प्रोसेस के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं, कोल गैस को यूज करते हैं एज ए फ्यूल के तौर पर। ठीक है, मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज होता है एज ए रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर के तौर पर। होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। पहली चीज तो हमने हासिल कर ली, कोल को हमने हीट किया, पहले सबसे पहले आपके पास कोल गैस अलहदा हो गई। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या चीज अलहदा होती है, अमोनिया लिक्विड। अमोनिया लिक्विड क्या चीज है, इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर। वाटर के अंदर जब अमोनिया गैस डिजॉल्व हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अमोनिया लिक्विड कहते हैं। It is used to prepare nitrogen fertilizer. For example, when it is treated with sulfuric acid, it produces ammonium sulfate fertilizer. अमोनिया लिक्विड का जो मेजर यूज है वो कहाँ पे है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर। खादों की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की खादें हम यूज करते हैं फसलों के लिए, तो अमोनिया लिक्विड उनके अंदर यूज हो सकते हैं। अमोनिया लिक्विड को यूज करते हुए हम इनसे फर्टिलाइजर प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता है कि आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड का, जब हम अमोनिया लिक्विड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अमोनियम सल्फेट जो आपके पास मिलता है, जो कि एक फर्टिलाइजर है। तो दूसरी प्रोडक्ट आपके पास अमोनिया लिक्विड हासिल हो गई। हाँ जी, बहुत अहम जो आपके पास तीसरी फ्रैक्शन हासिल होती है उसको हम कहते हैं कोल तार। अमोनिया लिक्विड भी लिक्विड स्टेट में होता है और कोल तार जो होता है ये भी लिक्विड स्टेट में होता है। अमोनिया लिक्विड जब अलहदा हो गया तो नेक्स्ट जो हमारे पास लिक्विड फ्रैक्शन हासिल होती है वो आपके पास क्या है, कोल तार है। कोल तार इज अ थिक ब्लैक लिक्विड, लिक्विड होता है ब्लैक कलर का, क्योंकि जमीन से हम निकालते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में ही आता है। इसके अंदर मोर देन 200 डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मोर देन 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ज्यादातर इसके अंदर कौन से होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है जी, कि जब हम कोल तार को हीट, अब कोल तार जो है वो हमें हासिल हुआ, कोल को जब हमने हीट किया, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, कोल गैस हासिल हुई, अमोनिया लिक्विड हासिल हुई, और तीसरी चीज कोल तार हासिल हुई। अब ये जो आपके पास कोल तार है जो है लिक्विड स्टेट में, इसके अंदर भी मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। तो जब हम उन के कोल तार से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करेंगे तो कोल तार को अलहदा हम हीट करेंगे। तो जब कोल तार को हम हीट करेंगे, क्योंकि कोल तार लिक्विड स्टेट में है, तो ये इसकी डिस्टिलेशन तो होगी लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगी। तो कोल तार की जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा कंपाउंड हासिल होते हैं, 200 किस्म के कंपाउंड हमें हासिल हो सकते हैं। और ज्यादातर जो आपके पास होते हैं वो कौन से होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे बात आ जाती है कि एरोमेटिक कंपाउंड है क्या, लास्ट टाइम हम पढ़ तो चुके हैं, चले मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसके अंदर वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर बेंजीन रिंग पाई जाती है। वो कंपाउंड जिसके अंदर बेंजीन रिंग पाई जाती है उनको हम नाम देते हैं एरोमेटिक कंपाउंड का। तो इससे हम कौन कौन से एरोमेटिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं, उनके नेम लिखे हुए हैं। बेंजीन हासिल कर सकते हैं, फिनोल हासिल कर सकते हैं। फिनोल क्या चीज होता है, अगर बेंजीन का एक हाइड्रोजन निकाल कर उसकी जगह हम OH लगा दें
तो उसको हम क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं। बेंजीन का कोई एक हाइड्रोजन एक कोने से निकाल कर उसकी जगह हम क्या चीज लगा लें, जी OH लगा दें, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं। टोलीन क्या चीज है, टोलीन है कि अगर हम बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दें, बेंजीन की रिंग बनाए, रिंग के ऊपर आपने CH3 लगा देना है, तो वो क्या होता है, टोलीन होता है। एनिलीन क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर आप NH2 लगा दें, तो उसका हम क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। तो ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि जब हम कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे हासिल होता है। और ये जो आपके पास कंपाउंड हासिल होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड हमने कहा जो हासिल होते हैं कोल तार से, वो कहाँ पे यूज होते हैं, ड्रग्स को प्रिपेयर करने के लिए, डाइस को प्रिपेयर करने के लिए, कलर वगैरह, एक्सप्लोसिव धमाका खेज मवाद, मुख्तलिफ किस्म के गन पाउडर वगैरह के अंदर यूज हो सकते हैं। इसके अंदर पेंट्स के अंदर यूज होते हैं, वार्निशेस के अंदर यूज हो सकते हैं, प्लास्टिक्स के अंदर, सिंथेटिक फाइबर के अंदर, पेस्टिसाइड वगैरह के अंदर ये यूज होते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट हैं जो कि हम एरोमेटिक कंपाउंड को या उन कंपाउंड से जो कि हमें कोलतार तैयार होते हैं यूज करके हम हासिल कर सकते हैं। और कोलतार का मतलब ये कि हमने कोलतार को हीट किया, आपके पास बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड अलहदा हो गए, तो कुछ ना कुछ तो फिर भी आखिर में बच जाएगा। तो जो चीज आखिर में बच जाएगी उसको हम नाम देते हैं पिच का। किस चीज का नाम देते हैं, पिच का नाम देते हैं। और वो होती क्या चीज है कि जब हमने कोलतार को हीट किया, उसके कंपाउंड अलहदा हो गए, और आखिर में जो चीज बच जाएगी जिसके कंपाउंड अलहदा नहीं हुए, उसको हम पिच कहते हैं। अपनी हम कॉमन लैंग्वेज में सुरेकी के अंदर इसको जो नेम देते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, लुक का नेम देते हैं। अक्सर रोडों पे आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लैक कलर के एक लिक्विड की स्प्रे कर रहे होते हैं रोड बनाते वक्त, जिसको हम लुक कहते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में। तो वो एक्चुअली क्या चीज होती है, पिच होती है। छत्ते पर मजबूत करने के लिए उसके अंदर जो दरारें वगैरह पड़ जाती हैं उनको खत्म करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। तो पिच का यूज कहाँ पे, इट इज यूज फॉर द सर्फेसिंग ऑफ रोड एंड रूफ। चलें जी, जो इसकी लास्ट फ्रैक्शन है कि जब हमने कोल को हीट किया तो सबसे पहले कोल गैस हासिल हो गई, कोल गैस के बाद आपके पास अमोनी का लिकर हासिल हुआ, फिर कोल तार हासिल हुआ। जो कोल तार हासिल हुआ उसके हमने अलहदा डिस्टिलेशन की, तो आपके पास मोर देन 200 एरोमेटिक कंपाउंड हासिल हो गए, वो हमने हासिल कर लिए। फिर उसके बाद जो चौथी फ्रैक्शन जो कि कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल होती है वो है कोक। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि जब हमने कोल तार को हीट किया, कंपाउंड अलहदा हो गए, आखिर में जो चीज बच गई उसको हमने कहा पिच। तो लाजमी बात है जब हम कोल को हीट कर रहे हैं तो कोल से भी तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल हो गए। हमने कोल गैस को भी अलहदा कर लिया, हमने अमोनी का लिकर को भी अलहदा कर लिया, कोल तार को भी अलहदा कर लिया, कुछ ना कुछ तो बाकी बच जाएगा। तो जब हमने कोल को हीट किया, कंपाउंड आपके पास अलहदा हो गए, तो जो चीज आखिर में रेजिड्यू बच जाता है उसको हम कहते हैं कोक। क्या कहते हैं, कोक कहते हैं। और उसके अंदर 98% कार्बन होती है। डिफाइन कैसे करता है कि आपके पास जो कोक है ये रेजिड्यू ऑफ कोल है, यानी कि कोल के जब हम हीट कर देते हैं तो जो चीज आखिर में बच जाती है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिड्यू कहते हैं। और ये किस चीज का रेजिड्यू है, कोल का रेजिड्यू है। बनता कैसे है, when the coal is subjected to destructive distillation it loses all its volatile component and leaves behind the solid residue that is called coal, that is called coke। वही बात, कोल को हमने हीट किया, उसके कंपोनेंट अलहदा हो गए, तो जो आखिर में सॉलिड रेजिड्यू बच जाता है उसको हमने नाम दिया कोक का। इसके अंदर 98% कार्बन होती है। कहाँ पे यूज होता है ये भी यूज होता है जनाब रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि मेटल को जब हम अलहदा करते हैं ओर से, पत्थरों से, तो वहां पे उसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह को रिमूव कराना होता है, तो उसके लिए हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज करते हैं। खासकर आयरन के अंदर Fe2O3 होता है, वो जब हीट करते हैं तो कार्बन की मौजूदगी में वो वहां से क्या चीज बना देता है, आयरन को Fe को अलहदा कर देता है, और क्या चीज बना देता है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। इसको मैं एक और स्लाइड शेयर के अंदर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। छोटा सा मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ। क्या चीज होती है आपके पास, आयरन की मैं बात कर देता हूँ जनाब जी। आपके पास जो आयरन की ओर होती है Fe2O3,
ये आपके पास है आयरन की ओर, ठीक है जी। ये रिएक्शन किस चीज के साथ कर देती है, ये रिएक्शन करती है जनाब कार्बन, जिसे हमने कोक कहा। जब ये कोक के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या चीज बनाएगी जी, सॉरी। तो जब ये कार्बन के साथ रिएक्शन करेगी तो ये यहाँ से ऑक्सीजन को ले लेगी। जब यहाँ से ऑक्सीजन अलहदा हो जाएगी तो क्या चीज आपके पास अलहदा हो जाएगी, आयरन अलहदा हो जाएगी। और क्या चीज बन जाएगी यहाँ पर, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादातर बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अक्सर बनती है, बट मोस्टली आपके पास पहले क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। बैलेंस आप लोग खुद कर लीजिएगा, यहाँ पर 2 आ जाता है बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, 3 आ जाता है, और यहाँ पर कार्बन के साथ भी आपके पास 3 आ जाता है जी। तो ये आपके पास इक्वेशन बनती है जब हम कोक को यूज करते हैं। तो जहाँ पे ये जो कार्बन मैंने यूज की है, ये वाली कार्बन, ये आपके पास क्या चीज़ है, वही कोक को हमने यूज किया है, ठीक है जी। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। तो ये है इसका यूज किस चीज़ का, कोक का। इसके अलावा ये पॉलिश वगैरह के अंदर भी यूज होती है। और एक और चीज़, एक जो होता है ब्लैक कलर का जो पेंट होता है, उसके अंदर भी ये यूज होती है। तो ये यूज है आपके पास कोक की, ठीक है जी। तो ये आपके पास था। सबसे पहले हमने ये बात की, मैं थोड़ा सा इसको अब रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने बात की कि आपके पास सोर्सेज कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड के, तो हमने कहा एनिमल एंड प्लांट्स। एनिमल लिविंग होते हैं तो उन्हें हमें उनसे हमें क्या चीज़ हासिल होती है, प्रोटीन हासिल होती है, फैट्स हासिल होती है। फिर उनके हमने सोर्सेज की बात की, प्लांट से कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, विटामिन हो गए, मुख्तलिफ किस्म के ऑयल हो गए, और भी बहुत से हमें हासिल हो गए प्रोटीन वगैरह। फिर हमने ये कहा कि ये तो लिविंग से हासिल होते हैं। जब हम बात करते हैं कि जब प्लांट्स वगैरह डेड हो जाते हैं, जब वो क्या हो जाते हैं कि मर जाते हैं, तो उससे हमें क्या चीज़ हासिल होती है, उनसे भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल हो सकते हैं। तो इसके बाद की हमने सबसे पहले जो हमें 3 चीज़ें हासिल होती हैं डेड प्लांट से, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। कोल के बारे में हमने तफसील से डिस्कस कर लिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पेट्रोलियम को डिस्कस करेंगे और फिर कोल गैस की भी बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं कोल की। क्या हुआ कि आज से लाखों साल पहले ज़मीन के नीचे बहुत से प्लांट्स और जानवर वगैरह जो थे वो दफन हो गए थे। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगा, एयर मौजूद नहीं थी, तो वो कन्वर्ट होते गए डिकम्पोजिशन से कोल के अंदर। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। फिर वो जो कोल हासिल हुई, कोल के हमने की डिस्ट्रक्टिव, कोल के हमने टाइप्स पढ़ी थी चार, जिसके अंदर पीट, लिग्नाइट, ब्यूटामिनस और एंथ्रासाइट थी, उनको हमने तफसील से डिस्कस किया। फिर हमने ये कहा कि जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो आपको सबसे पहले हासिल होती है कोल गैस, कोल अमोनी का लिकर, कोल तार, और एट द एंड आपको कोक हासिल होती है, ठीक है जी। तो ये आपके पास 4 चीजें हासिल हो गई। फिर हमने एक को तफसील से डिस्कस किया। फिर जो सबसे ज्यादा अहम थी वो कोलतार और कोक थी। कोलतार की हमने फ्रैक्चर डिस्टिलेशन की, उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहे हैं, ज्यादातर एरोमेटिक थे, टॉलिन हो गया, फिनोल हो गया, एनिलीन हो गया। तो ये आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड थे। उनके फर्दर हमने यूजेस पढ़े। जो आखिर में जो रेजिड्यू बच जाता है उसको हमने कहा कि वो आपके पास कोल को, सॉरी, कोलतार को जब हमने हीट किया और वहां पे जो रेजिड्यू बचा हमने उसको हीट कहा, सॉरी, उसको हमने पीट कहा। और जब हमने कोल को हीट किया और जो आखिर में रेजिड्यू बच गया उसको हमने कोक कहा। फिर हमने कोक के यूजेस पढ़े। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पेट्रोलियम के